अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना अजीम साहब। नाज़रीन, हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है। जो नुमाइंदगान जो पार्टी के जो लीडर्स थे वो मुंतखब हुए थे 8 फरवरी को, उनकी जानिब से हल्फ उठा लिया गया है, जबकि आज डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का भी इंतखाब हो गया। और KP असम्बली में जो अली अमीन गंडापुर हैं वो KP के वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब हो गए हैं। एक तरफ ये सिचुएशन है तो दूसरी तरफ नून लीग हुकूमत साजी के अमल में पूरी तरह मुतहर्रिक नज़र आ रही है। अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाने का, मनाने का सिलसिला जारी है। एक तरफ MQM से मुआहिदा किया गया है, जो आइनी तरमीम मांग रहे थे, जो डिमांड की जा रही थी, उस पर मुआहिदा हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान को भी मनाने की कोशिशें की जा रही हैं और उनसे ये दरख्वास्त की जा रही है कि हुकूमत बनाने में नून लीग का साथ दे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या जवाब देते हैं और आगे आने वाले दिनों में हुकूमत की किस तरह की शक्ल निकल कर सामने आती है? जो आवाम से वादे पूरे करने के जो वादे किए गए हैं, क्या वो पूरे होते नज़र आते हैं? नहीं, इसी पर बात करेंगे। राना अजीम साहब, हमने ये देखा कि इंतखाबात हुए, अब हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है, मगर हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू कि ये जो हुकूमत अब बनने जा रही है, क्या ये आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी? जो मसाइल हल करने की यकीन दहानियाँ वादे किए गए थे वो पूरे करते नजर आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। अमीन, पहली बात तो यह है कि ये आपने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात 8 फरवरी के थे, हुकूमत 9 और 10 फरवरी की है। ठीक है, ये रिजल्ट है ना, हुकूमत जो बनी है वो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, लेकिन हुकूमत जो बनी है ना वो इंतखाबात थे 9 और 10 फरवरी के। अच्छा, आप दूसरी बात है कि आपने इसी में कहा है कि क्या ये अवाम की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी? जब हुकूमत अवाम की है ही नहीं, अवाम के वोटों से बनी नहीं, अवाम के वोट जो थे, जिनको अवाम ने वोट दिए थे, वो बेचारे आज भी फॉर्म 45 पकड़ के बैठे हुए हैं, तो फिर आप किन तवक्कुआत की उम्मीद रखती हैं? उन तवक्कुआत की कि आज असद कैसर पर कल भी और आज भी जिस तरह गैलरी से कोई चीज़ मारी गई, उनकी तरफ फेंकी गई, आप इस तवक्कुआत की बात रखती हैं? आप आज असम्बली में जो हुआ किसी भी सियासी जमात की तरफ से हुआ, तमाम सियासी जमातों को मैं कह रहा हूँ, क्या इस माहौल में अभी तो पहला दिन है, अभी तो इनका सियासी हनीमून शुरू हुआ है और उसका पहला दिन था, पहला घंटा था, और उसमें जो हुआ है आपको नज़र नहीं आ गया वो क्या हो रहा है? मैं तो ये परेशान हूँ कि इस मामलात के बाद मुझे किसी सूरत में यह हुकूमत जो है ये अवाम को डिलीवर करना तो दूर की बात, मुझे तो ये हुकूमत खुद डिलीवर करती नज़र नहीं आ रही है, अपना वक्त भी पूरा करती नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक अवामी मसाइल और बाकी मामलात के वहाँ देखें, मैं तो आज सारा दिन ना ढूंढता रहा। एक तो मुझे बिल आ गया आज। अच्छा, किसका? बिजली का बिल आया ना। अच्छा, मैंने उस बिल में बड़ा ढूंढा, मैंने देखा आसफ अली जरदारी साहब के और बिलावल साहब के 300 यूनिट फ्री नहीं थे। फिर मैंने देखा मुस्लिम लीग नून के यूनिट फ्री, वो भी नहीं थे। फिर मैंने कहा नहीं भाई, अब्दुल अलीम खान ने और जहांगीर तरीन साहब ने वादा किया था, चले तरीन साहब हार गए, अलीम साहब जीत गए हैं, आधे तो मिल जाए ना। मैंने वो ढूंढे, वो भी नहीं मिले। फिर मैंने क्या, अच्छा यार ये चले, ये तो नहीं मिले, हो सकता है अगले बिल में डाल देंगे। फिर मैं निकला बाहर सड़क पे, मैंने कहा 4 रुपये की रोटी, मियाँ साहब ने कहा था कि हमारी हुकूमत आने दें, उसी वक्त 4 रुपये की रोटी हो गई। और मैं तंदूर वाले के पास गया, उसने कहा भाई जी 5 रुपये दो। अच्छा, उसके बाद मैं गया सब्जी वाले के पास, मैंने कहा जी 10 रुपये किलो सब्जी, याद होगा आपको, यही बात थी। मैं तो उनकी बातें याद करा रहा हूँ। अभी आने देना उनको, अभी तो शुरू हुआ है ना, कहानी अभी शुरू हुई है। नहीं, कैसे शुरू हुई है? वो तो 17 माह भी वही थे, अब पूरी हुकूमत में भी वही थे। कौन कहता है ना ये ना कहे कहानी शुरू नहीं हुई, अब कहानी का एंड होने वाला है, अब तो कहानी का एंड होने। मैं फिर गया हूँ, जाके मैंने वो चेक किया, सब्जी भी कोई नहीं थी। मैंने कहा जी 10 रुपए की किलो सब्जी दे दे, तो उसने कहा यार अब तो 10 रुपए की सब्ज मिर्चें नहीं मिलती, धनिया नहीं मिलता, तू सब्जी 10 रुपए की किलो कहाँ से लेने आ गया? कौन सी अवाम की तवक्कुआत? अवाम की तवक्कुआ ये थी कि बेरोजगारी खत्म होगी, हमें सस्ता आटा मिलेगा, हमें सस्ती रोटी मिलेगी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बिजली के बिल जो है वो कम आएंगे, गैस के बिल कम आएंगे। आए ना जरा गुरु मंगर रोड पे चलते हैं, गैस के दफ्तर जाके देखें, रोजाना सैकड़ों नहीं हजारों खवातीन आती हैं, 2-2 मरले का घर है, बामुश्किल से 2 टाइम की रोटी मुयस्सर नहीं तो चूल्हा कितना जलता होगा, और 1.5 लाख रुपया बिल है। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जनाब पार्लियामेंट हाउस के अंदर वहाँ पे आपस में एक दूसरे के दस्ते गिरेबान है, कोई किसी को गाली निकाल रहा है, कोई किसी को गाली दिखा रहा है, कोई किसी को जूता दिखा रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और दूसरी बात, मुझे रामीन, चूंकि मैं बड़ा जूनियर हूँ, मुझे एक बात तो बता दें, आप इतने प्रोग्राम करती हैं, जो महफूज फैसला होता है, जो सुनाना होता है,
उसको सुनाने में तो 5 मिनट लगते हैं। हाँ। ये महफूज फैसला महसूस नशिस्तों का ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कितना महफूज हो गया है। कोई इतना महफूज हो गया जितना कोई एटमी प्रोग्राम होता है, बड़ा ही महफूज हो गया, बाहर ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये मैं आपसे ज़रा पूछना चाह रही हूँ क्योंकि हमने असेंबली की जो आपने भी बात की सिचुएशन हमने देखी है, एक मछली मंडी नज़र आई और ये देखकर भी अफसोस हुआ राना साहब के इन नुमाइंदगान को वोट मिला, अगर तो मिला तो इन नुमाइंदों को हमने अपने ऊपर बिठाया, ये नुमाइंदे हमारे डिसीजंस लेंगे। लेकिन ये बताएं कि अब इस वजह से जिस तरह की एहतजाजी तहरीक भी अब शुरू होने वाली हैं और असेंबली के अंदर भी पूरी रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है, ये अच्छी बात है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI अंदर आ गई है असेंबली के, लेकिन हुकूमत के लिए जहाँ एक तरफ मुआशी चैलेंजेस हैं, जो वादे किए हैं वो निभाने का चैलेंज है, दूसरी तरफ अगर ये चैलेंजेस भी आना शुरू हो जाएंगे तो आपको लगता है मुश्किल होगी, अब टफ टाइम मिलने वाला है हुकूमत को? बिल्कुल मिलने वाला है। देखिए दो बड़े हल है। आज अयाज सादिक साहब ने कहा हम चाहते हैं सब इकट्ठे चले, हम चाहते हैं एक फार्मूला तय हो। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए उसका फार्मूले का हल क्या है, बेहतरीन हल है कि जनाब आइए बैठें, आप कहते हैं कि हम 50 सीटें जीते हुए हैं, हमारा कैंडिडेट के उम्मीदवार कहता है हम जीते हुए हैं, लाएं अपने फार्म 45 और अदालतों को हुक्म दें कि जनाब ये फैसले जो हैं हाँ। ये बजाय 4 साल में करने के कानून के मुताबिक 4 माह में इस फैसले कर दें। सही है। जो जीता हुआ है उसे मान लें, जो हारा हुआ है ना क्लेम माने आप PTI का, ना क्लेम माने कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, आप मेरिट पे फैसला कर दें। उनके जनाब ये आपके ये जो मुतालबा था इस पे हमने फैसला शुरू कर दिया है, जनाब ये 4 माह है, आप अपने जितने सबूत हैं लेकर जाए और जाकर पेश हो और पेश हो, और अगर आप साबित करते हैं कि आप ठीक है, जो मेरिट पे फैसला होगा फैसला हो जाएगा। इससे पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा, जिस जो मुआशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी। लेकिन ये कहने के लिए तैयार कोई नहीं है ना। कौन कहेगा? जो कहेगा उसका अपना हल्का बड़ा मशकूक सा हो जाता है। कमीशन क्यों नहीं आता आगे? इलेक्शन कमीशन को नहीं नजर आ रहा? सारी पार्टियां खड़े होकर बोल रही हैं इलेक्शन कमीशन ही है जिसको नजर नहीं आ रहा है कोई ज्यादती होती। मैं कह रहा हूँ ये छोड़ दें इलेक्शन कमीशन को। आपने आइन में एक चीख दी ना, और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले कहा कि फार्म 45 होगा, वो तमाम लोगों को मिलेगा। और उसके बाद वही फार्म 45 जो है हर इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन के बाहर, जहाँ पे पोलिंग स्टेशन होगा उसके बाहर रिजल्ट लगेगा। मुझे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में एक पोलिंग स्टेशन दिखा दें जहाँ पे लगा। ये मैंने तो नहीं लगाना था, ये आपने तो नहीं लगाना था। हमारा काम होता है निशानदही करना, सही। हमारा काम होता है सच हक़ाइक़ को सामने लाना। है तो बड़ी ये तकलीफ दे बात बहुत से लोगों के लिए, लेकिन हम ये करते हैं। तो ये काम तो फिर इलेक्शन कमीशन का था ना, तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए ना, बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे अब इलेक्शन कमीशन, छोड़ दें। एक मसालत के तौर पर इस पाकिस्तान के लिए छोड़ दे अपनी अना को। ये इलेक्शन 2 माह बाद हो जाए, ये इलेक्शन 5 साल बाद हो जाए, इलेक्शन इशू नहीं है ना कोई चीज और इशू है। इशू ये है कि आपने पाकिस्तान को बचाना है ना, पाकिस्तान की मुआशी सूरत को बेहतर करना है ना, पाकिस्तान के लिए सबने मिलकर काम करना है। तो एक मुतफिका तौर पे पार्लियामेंट के अंदर फैसला कर लें कि जनाब जितने मुतनाज़ा हल्के हैं उनके लिए जनाब एक कमीशन बन जाता है, सही। और वो कमीशन बने जो मेरिट पे करे, सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन जाए, हाई कोर्ट का कमीशन बन जाए, या वो अदालतें जो बनाई गई हैं उनको ये इख्तियारात ये कह दिया जाए सिर्फ कि जनाब फैसले 4 माह में करने हैं। जहां पे 2 जजेस हैं वहां पे 6 लगा दें आप, जहां पे 6 हैं वहां पे 12 लगा दें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों हम जानबूझ के चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासी रंजिश रहे? क्यों हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर जो है वो माहौल वही रहे जो होना चाहिए? क्यों हम चाहते हैं कि असेंबलियों के अंदर रोजाना टीवी पे बैठ के हम ये देखें किसने किसको गाली निकाली, किसने किसको जूता मारा, किसने किसको क्या किया? मुझे एक बात बताएं, ये सारे लीडर कभी मौलाना साहब के घर जा रहे हैं, कभी कोई किसी को मिलने जा रहा है, कभी कोई किसी को मिलने जा रहा है, क्या कोई अवाम के पास गया है? किसी ने जाके अवाम की नब्ज चेक की है? कितने दिन बाद रमजान शरीफ शुरू होने वाला है? आज सड़कों में गली मोहल्लों में क्या हो रहा है? इनमें से कितने लीडर हैं जो ग्वादर गए हैं? ग्वादर जो डूब रहा है, ग्वादर जिसे आफत ज़दा करार दे दिया गया है, इनमें से कोई गया वहां पे? कभी जाके इनमें से किसी ने पूछा है कि किसके घर में कुछ पका है कि नहीं पका? और भाई ये इनके जो कैफेटेरिया है ना वहां पे तो सस्ते थे नहीं, क्योंकि ये मजदूर है ना, जी। ये मजदूर है, ये बड़े मजदूर हैं, इनके सस्ते तरीन खाने वहां पे इनको मिल जाते हैं। इनको नहीं पता कि कौन कहां पे क्या है। एक तो इनकी इस पार्लियामेंट को फैसला करना चाहिए, आज से ये फैसला करना चाहिए कि जनाब ये फैसला हो कि इस पार्लियामेंट के अंदर और इस किसी भी हुकूमत के अंदर कोई गैर मुंतही फर्द जो है वह हुकूमत का हिस्सा नहीं होगा। हाँ। आपको मैं खबर दे दूं जी, खबर दे दूं, इस हुकूमत में, इस वफाकी हुकूमत में, इस पंजाब की हुकूमत में कम से कम 8 लोग वो होंगे जो इलेक्शन में नहीं जीते होंगे,
अच्छा। और कुछ लोग वो होंगे जो इलेक्शन लड़े नहीं होंगे, वो कबीना का हिस्सा होंगे। अच्छा, वो कौन? तो फिर आप किसकी तौहीन कर रहे हैं? फिर क्यों इंतखाबात करवाते हैं? छोड़ दें इंतखाबात को, फेंक दें पीछे। आप मुंतखब कर लें, पहले फैसला कर दें, मोहम्मद बूटा आएगा, फला आएगा, फला आएगा, फला आएगा, कर देना। ये सोचने वाला है कि आज से 11 माह पहले या आज से 4 माह पहले, बल्कि 11 माह ना लगे, आज से 4 या 5 माह पहले महमूद अचकज़ई साहब किसके साथ खड़े थे? मौलाना साहब किसके साथ खड़े थे? उसके बाद आप आज है ना अख्तर मेंगल साहब किसके साथ खड़े थे? तो फिर ये देखना होगा ना कौन किसके साथ खड़ा था। आज हमें दिखा दिया टीवी पे, ये एक मुआहिदा हो गया, MKM का भी आपने बात की है कि MKM और नून लीग का मुआहिदा हो गया। ये मुआहिदा भी उसी तरह है जिस तरह बगैर निकाह के ना लड़की को रुखसत कर देते हैं ना कि कल कर लवांगे नका। ये वो हिसाब है। मुझे बताएं, यही मुआहिदा तो पहले हुआ था जिसमें मौलाना साहब के भी साइन थे, जिसमें बाकी लोगों को भी साइन थे। क्या इस मुआहिदे में आसिफ अली जरदारी के दस्तखत मौजूद हैं? क्या इसमें सिंध के वजीर आला के दस्तखत मौजूद हैं जहां से आपने लेना है? बस इसी तरह चल रहा है। अभी तो गवर्नर के मामला पे भी मसाइल चल रहे हैं। डिस्कशन के सिलसिले को नाज़रीन यहीं से आ गए। वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू द शो। आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। आप बता सकते हैं इसमें क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशंस थे और डेडलॉक कुछ ख़त्म हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी PMLN की और मियां नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की ये कोशिश है कि जो पोलराइजेशन का माहौल है वो ख़त्म हो। देखें, मुल्क ने आगे बढ़ना है, इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। अब तो सारे जो असेंबलीज हैं पूरे पाकिस्तान में वो अपने जो हैं वो लीडर्स को मुंतखब करने, उनके इलेक्शंस हो रहे। तो हम भी मौलाना साहब को यही कहने गए थे कि आप जो तलखियाँ हैं उनको ख़त्म करें और आप बिल्कुल इस कोalition का हिस्सा बने। तो ये बिल्कुल एक उनसे जो है वो बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि मौलाना साहब जानते हैं कि मुल्क को अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। अच्छा राना साहब, आपके पास कोई ऐसा नुस्खा कीमियाई होगा जिससे आप समझें कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, या एक कम से कम पार्लियामेंट के अंदर एक जगह पे खड़े हो और खड़े होकर पूरे पाकिस्तान के लिए बात करें? उसके लिए वो क्या नुस्खा आपके पास है? देखें, अगर किसी जमात की कोई मखसूस किस्म की शिकायत है तो उसको सुना जा सकता है। उसके लिए ये हम तैयार हैं कि अगर कोई इश्यूज हमारे जिम्मे आते हैं कि जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं तो वो तो ये हर जो फरीक है उसकी बात सुन के ही आगे चला जा सकता है। देखें, अगर तो किसी को इलेक्शन से इशू है तो वो तो ECP, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतों के मामला हैं। बहरहाल कुछ जमातों का बिल्कुल ये है, बार्गेनिंग भी होती है, वो समझते हैं कि उनको कोalition में हिस्सा मिलना चाहिए है, ये भी ख्वाहिशात होती हैं लोगों की। तो ये तो सारी हर जमात का अपना एक मौक़िफ़ है और उसके साथ आप उसको आप कन्विंस करें कि अब मुल्क आगे बढ़ना चाहिए है, मामलात आगे चलने चाहिए। अब असेंबली में सारों ने ओथ ले लिया, इसका मतलब है कि इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है, पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए, तो आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन हर जमात की अपना मौक़िफ़ है। हमारी बहरहाल कोशिश होगी कि हम उन सबको साथ लेके चले और आगे बढ़े। अच्छा, और राना साहब ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान पे हम बात कर रहे थे, तो आपकी तो अददी बरतरी हासिल है, आपको ऐवान के अंदर नंबर गेम पूरी है, तो फिर क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है इतना रिगरसली जाके मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की? देखिए, मौलाना साहब पहले भी हमारे साथ PDM के बल्कि सरबराही कर रहे थे, बड़ा मेन रोल था उनका। तो अभी हम समझते हैं कि जो वो एहतजाजी उन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है वो मुल्क के मफाद में नहीं होगा और बिल्कुल हम समझते हैं कि उनको शामिल होना चाहिए कोalition। तो इन मामलात के ऊपर उनसे बातचीत हो रही है। अच्छा राना साहब, कुर्बानी होती है ना, इंसान कहता है एक कुर्बानी दे दें, कुर्बानी देकर हम मुल्क के लिए, एक बेहतरी के लिए कुर्बानी दें, तो कुर्बानी दें एक, फिर मौलाना साहब को सदर पाकिस्तान बनाएं ताकि उनका रोल आपके साथ रहे और जरदारी साहब को राज़ी करें कि जरदारी साहब आप अगली दफ़ा या किसी और बारी में आ जाएं। मौलाना साहब जो हैं वो ऑटोमेटिकली होना भी चाहिए ऐसे शख्स को हुकूमत में। देखें, असल में इशू तो ये है ना कि ये फैसला हमारे अकेले का नहीं है। कोalition हुकूमत में तो फैसले सारे साझे होते और मनाने आपकी जमात ही गई है।
पीपल्स पार्टी बनाने नहीं गई, आपकी जमात गई, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मनाने हम गए, लेकिन जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उसके लिए तो फिर सारों को मनाना पड़ेगा ना। अगर एक को मना लें, दूसरे को नाराज कर लें, तो फिर मामला नहीं चलते। कोalition हुकूमत की यही मजबूरियां होती है। ठीक है। और MQM के साथ जो मुआहिदा किया है, आपको लगता है कि ये ऑब्लाइज करना उतना कन्वीनियंट होगा जितनी कन्वीनियंटली ये मुआहिदा हो गया? देखिए, MQM के साथ हमारी एक जहनी सोच मिलती है लोकल बॉडीज के हवाले से। हम समझते हैं कि इसके ऊपर हम दोनों मिलकर काविश करेंगे कि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो लोकल बॉडीज को मिले, और जब सूबों को 57.5% जो है वो फेडरल रेवेन्यू का मिल सकता है, तो वही मुंतकली जो है वो डिस्ट्रिक्ट तक इंश्योर होनी चाहिए। तो आप सही कह रही हैं कि हम और MQM अकेले तो इसकी जो आईनी तरमीम नहीं कर सकते। उसके लिए पीपल्स पार्टी को या किसी और जमात को 2/3 अक्सियत आपको चाहिए। बहरहाल हमारी जो आपस में कमिटमेंट है वो इस चीज के लिए है कि हम कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी लोकल बॉडीज को दिलवाएं, और उसके लिए जो बाकी दीगर कोलिशन पार्टनर्स हैं उसमें MQM भी काविश करेगी, हम भी करेंगे। अच्छा, लेकिन हमारी यही फार्मूला जो आप सिंध में कर रहे हैं, क्या इस फार्मूले पर फौरी तौर पे अमल पंजाब में करेंगे? देखिए, बिल्कुल ये सिर्फ सिंध के लिए नहीं है। हम तो समझते हैं कि अगर कोई आईनी तरमीम हुई तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए होगी। और अगर हुई ये फिर मैं देखे ना राना साहब, फिर आप वही काट जाते हैं, फिर आप मुझे कहते हैं कि क्यों कर, अगर हुई क्यों, मतलब कमिटमेंट की है आपने, साइन की है आपने, एक दूसरी दफा साइन किया, पहली दफा भी नहीं की, दूसरी दफा साइन की है। नहीं, देखें, मैंने अगर इसलिए कहा कि ये अगर हम चाहें भी, हम चाहते हैं, पहली बात तो ये MQM भी चाहती है, लेकिन क्या हम दोनों के पास 2/3 मेजॉरिटी है? नहीं है। तो उसके लिए या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स हैं वो शामिल हो हमारे साथ, या फिर जो है वो पीपल्स पार्टी हो। तो जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी हमारी कोलिशन पार्टनर है, तो उन्हीं को शामिल होना पड़ेगा। तो उनको हम बिल्कुल इसके ऊपर ब्रीफ भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। हमारी दो जमातों की इस पे अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि हम दोनों ने इसके जो हमने टारगेट रखा है अपने सामने, उसके लिए हम तगोदो मेहनत करें। और राना साहब, अगर आप ये मुतालिबात या ये मुआहिदा पूरा ना कर पाए तो क्या आप तैयार हैं MQM से ब्लैकमेल होने के लिए? देखिए, ये तो हमारा भी एजेंडा है ना, ये खाली MQM का एजेंडा तो नहीं है। अच्छा। और देखिए, बात ये है कि मुआहिदा हमने उनसे किया, तो ये नजर आना चाहिए कि हम उस मुआहिदे के लिए जद्दोजहद करें, उसकी कामयाबी के लिए, और नेक नियती से करें। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा हुआ तो MQM इसको समझेगी भी और साथ भी देगी। अच्छा राना साहब, एक मुआहिदा इसी तरह का आपने पहले भी किया और उसमें भी मैं शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत मौजूद हैं, तो वो मुआहिदा क्यों नहीं मुकम्मल हो सका था? उसमें तो आपके ख़िलाफ़ अपोजिशन भी कोई नहीं थी, पीपल्स पार्टी भी आपके साथ थी, सब आपके साथ थे, बल्कि बचा ही कोई नहीं था, सारे ही आपके साथ थे, समेत राजा रियाज भी। देखें, अभी भी पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये जो कोलिशन हुकूमत की एक मजबूरियां हैं, हम तो बिल भी तब तक नहीं पास कर सकेंगे, बजट भी तब तक नहीं पास कर सकेंगे जब तक पीपल्स पार्टी हमारा साथ ना दे। हम बजट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते जब तक पीपल्स पार्टी हमारा साथ ना दे, बाकी हमारे कोलिशन पार्टनर साथ ना दे। तो ये कोलिशन की ये मजबूरियां होती हैं। अगर हमारे पास 2/3 अक्सरियत होती तो हमें किसी से पूछने की जरूरत ना होती कि हम क्या करना चाहते हैं, आईन में क्या तरमीम करना चाहते हैं। बहरहाल जिस तरह का मैंडेट अवाम ने दिया, उसके अंदर हम बेहतरीन कोशिश करेंगे कि अच्छी लेजिस्लेशन करें और अवाम के फलाह के लिए जो है वो काम। राना साहब, नवाज शरीफ साहब ने अभी कहा है कि पहले 2 साल बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, मगर जब वो कैंपेन में थे तो वो अच्छी बातें करते नज़र आते थे, पॉजिटिविटी फैलाते नज़र आते थे। ये क्यों इतना फ़र्क होता है कि कैंपेन में सुर्ख़ दिखाए जा रहे होते हैं, सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे होते हैं, मगर जब आते हैं हुकूमत बनाने में तो फिर बताया जाता है कि जी मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे? देखें, इस चीज़ की तो क्लैरिटी सबको ही है मेरे ख्याल से, और इसका जिक्र और तज़किरा भी होता रहा है कि हमें एक नए IMF प्रोग्राम में जाना है और वो मुल्क की ज़रूरत है, मईशत की ज़रूरत है। और ये 3 साला प्रोग्राम होता है जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए होता है। तो डेफिनेटली इसके अंदर फिर आपको जो है वो बहुत सारी रिफॉर्म्स करनी है, बहुत सारी चेंजेस करनी है, और वो अवाम की बेहतरी के लिए करनी है। और बज़ाहिर देखें, उसका अगर बज़ाहिर एक
हैवी इफेक्ट आए, लेकिन अब जब ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं तो उसमें बेहतरी आएगी मुल्क की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता। तो बिल्कुल हमारे पास अब ये मौका है कि हम आज जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो लें, ताकि कम से कम 2-3 साल में मुल्क जो है वो ट्रैक पे चढ़ जाए और लोगों के लिए आसानियां पैदा हो। हमने इस चीज का तो पहले भी जिक्र किया कि IMF महोदय में जाना होगा, बल्कि इसके लिए तो हम जब हमारी हुकूमत थी 16 माह की, तब हम ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट करके गए, तो उसी का तसलसल अब आगे चलेगा। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि महंगाई में कमी आएगी और हम लोग जितना रिलीफ अवाम को दे सके वो जरूर देंगे। राना साहब, मेरा तो आखिरी सवाल है, फिर रामीनी करेंगे आपसे। आपने मेरे ही प्रोग्राम में वादा किया था कि जनाब चंद माह बाद हालात ठीक हो जाएंगे। वो चंद माह तो गुजर गए। अब मियाँ साहब ने 2 साल कह दिया है, आपने भी एक लंबा अरसा कह दिया। हालांकि मियाँ साहब आपके शहर फैसलाबाद में 3-4 मोटरवे बना गए हैं, बुरेवाला में एयरपोर्ट बना गए हैं, खुडिया खास में 20 अरब रुपया इस तरह बांटा है जिस तरह पता नहीं किस क्या बांटते हैं। तो सर ये बता दें, वो सारा झूठ था? नहीं, मैंने आपको मेरा नहीं ख्याल कहा होगा कि चंद माह में जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन देखें, बात यह है कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। आज रुपया आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल है और इसकी स्टेबिलिटी अब काफी महीनों से बरकरार है। इसको बरकरार रखना लाजमी है। उसके लिए हमें अपनी इंपोर्ट को देखना होगा, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी ताकि खसारों को कंट्रोल करें। तो ये हम बेहतरी की तरफ, उससे बेहतरी की तरफ है। और अभी देखें, IMF के अलावा और कोई चारा नहीं है इस मुल्क के पास। तो हम इसके अंदर हमने सिक्योरिटी सिचुएशन भी बेहतर करनी है। इंशाल्लाह हमने जो अपना मंशूर पेश किया है इलेक्शनों के ऊपर, वो हम मुकम्मल करेंगे और उसके लिए हम पूरी जद्दोजहद, इंशाल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश हो। राना साहब, मुश्किल फैसले आवाम के लिए तो ले लिए जाते हैं, मगर हुकूमत क्या अपने लिए भी कोई मुश्किल फैसले लेगी? क्या काबीना का साइज छोटा होगा? जो मराहत दी जाती हैं उसमें कटौती होगी? बिल्कुल जी, ये हमारी प्रायोरिटी होगी हुकूमत की और होनी चाहिए है। हमें अपने एक्सपेंडिचर को कम करना है और इसका हमें बिल्कुल अंदाजा है। और इंशाल्लाह मैं तो पुरुमीद हूँ कि हमारी हुकूमत, चाहे वो पंजाब में हो या वफाक में कोalition हुकूमत हो, हम ये करके दिखाएंगे कि एक्सपेंडिचर्स कम हो। मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ। ठीक है। और राना साहब, अभी आप ही कह रहे थे कि कोalition की गवर्नमेंट बड़ी कमज़ोर होती है, बड़ी मजबूरियाँ होती हैं हमारी। तो इन मजबूरियों और कमज़ोरियों के साथ आप किस तरह से कानून साजियाँ करेंगे? आपको लगता है कि कितना बड़ा चैलेंज आने वाला है आपकी हुकूमत के लिए? देखें, जो की होगा वो कंसेंसस होगा। जो की होगा वो हर मामले में सबके सामने जो है वो हकीकत रखना होगा और सबको साथ देना होगा। देखें, जिम्मेदारी का एहसास जहां अगर हम करते हैं तो हमारे कोalition पार्टनर्स को भी करना होगी, वहां ऑपोजिशन को भी करना होगी, वहां रियासती इदारों को भी करना होगी। सबकी जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करें और तलखियां जो हैं वो दूर करें। और हम तो समझते हैं कि ये एक हमें अब अवाम चाहती है, जिस मुश्किल से वो गुजरी है कि कोई बेहतरी की तरफ आए, उसमें किसी को रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। ठीक है। रहनुमा मुस्लिम लीग एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ देते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। ऐवान में मुंतखब नुमाइंदगान की हल्फ बर्दारी तो हो चुकी है, मगर मखसूस नशिस्तें जो कि अलॉट होनी थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, वो मामला अभी तक इल्तिवा का शिकार है। क्या उसके अंदर अभी कानूनी लकूनाज मौजूद हैं? जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद मंजूर भट्ट, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू द शो। ये मखसूस नशिस्तों के मामले का क्या चक्कर है? क्यों ये अभी तक लटका हुआ है? महफूज फैसला सुनाया क्यों नहीं जा रहा? 2-3 बातें तो बैकग्राउंड पे चल रही है ना, कि जैसे एक मखसूस पार्टी को नहीं दिया गया, फिर उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, उसके बावजूद अवाम का एक बहुत बड़ा रिएक्शन में भी उनको वोट पड़ा है। अच्छा, अब उसके बाद उन्हें मजबूर किया गया कि उनको जो उनका लेजिटिमेट मखसूस नशिस्तें हैं उसका कोटा भी ना मिल सके, तो इन्होंने लीगल राइट ढूंढा कि एक और पार्टी को ज्वाइन करके तो उसके जरिए किया। अब मामला जो इलेक्शन कमीशन में है, अगर वो फैसला ये कर दे कि जी ये लीगली स्पीकिंग इनका राइट बनता है, तो ये जितना भी ये जो नेशनल असेंबली में हुए हैं, इस प्रोसेस को रिवर्ट होना पड़ेगा। क्योंकि आप जब तक असेंबली की नशिस्तें मुकम्मल नहीं करते, वो हाउस नहीं कहलाता, तो हाउस इनकम्प्लीट है। इसलिए
जो रिजर्व ऑर्डर है उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें व्हाट्सएप, चूँकि आप बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, सदर भी हैं बार के, हम जो जानना चाहते हैं कानूनी नुक्ते नज़र से कि अगर फैसला महफूज है, क्या उस महफूज फैसले के दौरान ये इलेक्शन हो सकते थे? नंबर एक। नंबर दो, अगर वो यही नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तकसीम कर देते हैं तो क्या फिर भी ये इलेक्शन जो हुए हैं ये गैर आईनी होंगे या फिर ये इलेक्शन आईनी होंगे? देखिए, इसमें ना बड़ी सिंपल बात है, कोर्ट कई दफा फैसले कर रही होती है और ग्राउंड पे चीजें आगे निकल जाती हैं कई दफा ना मुख्तलिफ मौकों पे, लेकिन कोर्ट के इल्म में ये होता है कि अब हम जो फैसला दे रहे हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो वो उसमें बाकायदा ऑर्डर इलेबोरेट कर देता है कि जी ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जिस तरीके से अगर फर्ज करें इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि बिल्कुल जो केस ठीक है और इनके जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं, तो फिर तो ये सारी कैलकुलेशन वापस होनी है मखसूस नशिस्तों की, फिर तो जो पार्टी पोजीशन के मुताबिक जिनका हक बनता है उनको मिलेगा, और जो इसमें एनक्रोचमेंट आ चुकी होगी, कोई और हो गया होगा, उसकी विड्रॉल होगी। और अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि चूंकि टाइम गुजर गया है और बाकी इनका मेरिट भी नहीं बनता, तो फिर लामहल्ला अगर ये आगे अपील में नहीं जाते और इलेक्शन कमीशन का फैसला ही फाइनल रहता है, तो फिर ये एज इट इज जो हाउस बन के फिर यही रहेगा। लेकिन ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए नशिस्तें लेना, मखसूस नशिस्तें लेना मसला बना क्यों है? क्या कोई कानूनी सुकम थे मौजूद? उनका कहना ये है, जो फैक्ट्स हमने सुने हैं कि जब इनका मामला था शुरू में तो इन्होंने कहा जी हमारे पास चूंकि कोई निश्चित हमने जीती नहीं है इसलिए हमारा कोई क्लेम नहीं है, लेकिन देर आफ्टर ये जब इनका अरेंजमेंट हो गया पीटीआई के साथ और इनडायरेक्ट मेथड से पीटीआई ने आने की कोशिश की तो वो इसको इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली इस तरह एक दफा लिख के देने से फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। हाँ, और ये जो होता है ओथ से पहले पहले होना होता है सारा मामला, तो चूंकि ओथ से पहले पहले इन्होंने वो काउंसिल ज्वाइन कर ली थी, इसलिए मेरी हम्बल ओपिनियन में तो ये है कि ये सारा रिवर्स होना चाहिए। रिवर्स होना चाहिए। अच्छा, इसमें आप ये कितने % चांस है, क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है जिस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातें चली गई इलेक्शन कमीशन में कि सानू भी दे दो, सानू भी दे दो, सानू भी दे दो, जबकि उनको सीटें मिल चुकी हैं? एक्चुअली चीज देखिए जी, लॉ जो होता है ना वो वन टाइम तो पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद अप्रूव हो जाता है, लेकिन उसको शेप अप किया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द लाइट ऑफ इंटरप्रिटेशंस गिवन बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। अब जहाँ पे गुंजाइश निकलती है तो लोग केस करके उस गुंजाइश का फायदा लेने की कोशिश करते हैं, तो नॉर्मली अगर तो कानून की कोई रुकावट ना हो तो कोर्ट्स इंटरप्रेट करती है फेवरेबली टू दी एप्लीकेंट्स, तो अगर गुंजाइश ना हो तो फिर वो नहीं करती है। तो इसलिए जो ये वाला लॉ है इसमें हमेशा फेवर होनी चाहिए टू दी वोटर्स एंड सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, इसमें हाइपर टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और सदर मुमलिकत का भी ज़ाहिर है आने वाला है इलेक्शन आगे, तो आपको लगता है कि अगर तब तक भी मामला हल ना हुए तो बड़े कानूनी लूप होल्स या जो कानूनी बहरान जैसे कहा जाता है पैदा हो सकता है? ये तो आईनी बहरान होगा ना जी, कि जब आपको हाउस इन ऑर्डर नहीं है, हाउ कैन यू गो फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? यू हैव द डेफिशिएंट इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो तो नुकसान हो जाएगा, मुल्क का नुकसान होगा। अच्छा, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी ज़रा आप कुछ अगर हमें लीगली थोड़ा सा बता सकें, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी का स्केड्यूल एक अनाउंस किया, 3 मार्च का किया था, मगर उससे पहले ही उन्होंने अपने चेयरमैन और सब चीज़ें अनाउंस कर दी, बिला मुकाबला इंतखाब हो गया, चैलेंज भी हो गया ये इलेक्शन। आपको लगता है कि अभी भी इसमें लकूनास हैं जिसकी बेसिस पे दोबारा उड़ाया जा सकता है? देखें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पहले भी इन्होंने जानबूझ के इस बेबस पार्टी के ऊपर वजन डाला हुआ है। एक्चुअली देखिए, विद इन दी पार्टी अगर कोई बंदा कंटेस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा मनूवरिंग है। अब विद इन दी पार्टी अगर कोई बंदा उठ के कहता है मैं तो लड़ना चाहता था, मुझे इन्होंने मौका नहीं दिया, फिर कोई बात हो सकती है। ठीक है। तो अदरवाइज अगर सारे लोग यूनानिमसली किसी को एक को करते तो यही इलेक्शन है, लेकिन अगर आउट ऑफ द पार्टी को जाके कहने की ये गलत हो रहा है तो वो अप्रोच ठीक नहीं है। ठीक है। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर बर साहब हमारे साथ मौजूद है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये इंट्रा पार्टी पीटीआई के गले की हड्डी क्यों बन गया है? हड्डी बने नहीं, हड्डी बनाई गई। अच्छा, मुझे एक बात बता दें, वो 14 से 16 लोग थे नूरीन समेत जिन्होंने आके शोर डाला कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जी हमें लड़ने दिया गया। उन 16 में से एक नाम आपके जहन में है जिसने पाकिस्तान के अंदर सूबाई या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा? किसी एक ने?
किसी ने कोई एक नाम हो ना कि देखिए सियासी जमात एक बहुत बड़ी सियासी जमात का आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपको सियासी जमात के वर्कर की तायद हासिल होनी चाहिए ना। सही। उस सियासी जमात का वर्कर आपको लाइक करता हो ना। देखिए सियासी जमात के वर्कर ने 8 फरवरी को साबित कर दिया कि वो किसको लाइक करते हैं, चाहे वो बिंदी निशान था, चाहे वो चिमटा निशान था, चाहे वो चारपाई निशान था, चाहे वो कोई भी निशान था, लेकिन वो जिस पार्टी के उम्मीदवार थे हमायत याफ्ता, उसको वोट देकर फैसला हो गया कि इंटर पार्टी इलेक्शन वही है। इंटर पार्टी इलेक्शन है क्या कि पार्टी के कारकुन अपना कायद जो है उसको किसको चुनते हैं, अपना लीडर किसको चुनते हैं। वो तो 8 फरवरी को हो गया। अगर आप कानूनन देखें, अगर आप अखलाकन देखें तो वो 8 फरवरी को हो गया। अब उसके बाद उन्होंने इलेक्शन करवाए। अब उस इलेक्शन में उन्होंने हर वो चीज पूरी की है जो उनका हक बनता है। अब ये नहीं हुआ कि उन्होंने केपीके के किसी देहात में कराए हैं, अब ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहीं और कराए हैं, उन्होंने बाकायदा 4 सूबों के अंदर पोलिंग स्टेशन रखे हुए हैं। अब कोई मुकाबले में पैनल नहीं आ रहा तो उसका मतलब है बिलाम। अब मुझे एक बात बता, आज कागजात जमा हुए हैं बलोचिस्तान असम्बली में, जी। तो सरफराज मुफ्ती साहब बिला मुकाबला हो गए हैं ना, कल से ईवान में जाएंगे वो और काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल यही है ना। तो अब कहा जाए कि जनाब ये तो गैर एक शख्स उठे और एप्लीकेशन दे दे, जनाब मैंने मुफ्ती साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ना था, तो भाई उस कागजात जमा कराने के वक्त में कागजात क्यों नहीं जमा कराए? ठीक है, जो एक आईनी नुक्ता था वो तुमने पूरा क्यों नहीं किया? तो ये तो बस एक जमात को जो करना था इन्होंने वो कर लिया। लेकिन अब तो 8 फरवरी को तो फैसला हो चुका है ना कि अवाम जो है, जो जमात का वोटर है जिसने वोट देना था इंट्रा पार्टी में, वो किसके साथ। चल, इंट्रा पार्टी के बाद अब जरा अंदरूनी मामलात पे आ जाते हैं, पीटीआई के जो चल रहे हैं। कुछ बीच में ऐसी बातें भी सामने आई, ज़ाहिर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी हुआ। आपको लगता है कि क्योंकि लीडरशिप उस तरह से ज़ाहिर एक्टिव बाहर नहीं है, जो लीडर हैं इस पार्टी के, चलाना मुश्किल हो रहा है, पार्टी को मुत्तहद नज़र नहीं आ रहा है? नहीं, मैं देखें शेर अफजल मरवत साहब ने जो किया यही पार्टी का हुस्न है। अच्छा। कि फौरी तौर पर डिसिप्लिन पे उन्हें नोटिस जारी किया गया। सही है। और उन्होंने उस नोटिस पे ये नहीं कहा कि मैं नहीं मानता, वो गए जाके सुलह हुई, दोनों ने बयान जारी किए और दोनों जो थे आपस में गले मिले और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब ये मेरा भाई है, ये गलत फहमी हुई है, खत्म होगी, बस इतनी सी बात। अब वो सियासी जमातें आप गौर करें ना, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ एक सियासी जमात है, वहां पे शाहिदा खान अब्बासी बात करता है, आप उसको कहते आउट, निकालते नहीं लेकिन रखते भी नहीं। जुबैर अहमद बात करता है, उसको उसके साथ क्या होता है। उसके बाद आप आज दानियाल अजीज बात करता है, उसके साथ क्या होता है। माजी में आप चौधरी निसार के साथ क्या होता है। आप ये देखें कि होता क्या है इस जमात के अंदर। कम से कम ये हुआ कि अगर किसी ने गलत किया, शोकस नोटिस तो हुआ ना, तो होना भी चाहिए ना, डिसिप्लिन तो जो है वो उस पर तो कंप्रोमाइज होना। तो उसकी बात ध्यान में रखिएगा, वो शख्स अंदर है, जेल में, इलेक्शन हुआ। इस दफा इलेक्शन में वो लोग इलेक्शन लड़े जिनको शायद तीसरा शख्स नहीं जानता था। लोगों ने वोट उसके नजरिए पे दिया। अंडर 16, बिल्कुल अंडर 16 टीम लड़ी और लड़ी भी उसके साथ जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ था। ठीक है। और सारा कुछ भी उनके पास था, जीते ना। बात यह है कि अब एक चीज फाइनल हो गई है कि इस पाकिस्तान के अंदर उन लोगों की सियासत खत्म हो गई है जो समझते थे कि हमारे बगैर सियासत होती नहीं। आने वाले दिनों में स्टेबिलिटी आते देख रहे हैं आप, किसी भी किस्म की पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो? मैं आपको एक खबर दे दूं। जी जी। मई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो कैसे? बस मैं आपको बता रहा हूँ, मई के महीने में हो सकता है कोई बड़े अहम तरीन ओहदेदार साहब कहें हुकूमत के, जमहूरी हुकूमत के, कि जनाब मैनू जान दियो। अच्छा। तो किसी और आन दियो। अच्छा। बात ज़हन में रखिएगा, आईनी ओहदे पूरे होने दें, फिर उसके बाद आप देखिएगा कौन कहाँ पे किस तरह बोलता है। सिर्फ आईनी होते पूरी होने। ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी ही होगी, ये बता दीजिए। वो कहते हैं ना, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा। हाँ हाँ, ये बिल्कुल करीब तरीन लोग होंगे। अच्छा। ये वो करीब तरीन लोग होंगे जो बिल्कुल ये सारा कुछ कर सकते हैं और ये सारा कुछ हो सकता है। मैं आपको ये बिल्कुल खबर दे रहा हूँ। ठीक है। और ये मई का महीना आज आप नोट कर लीजिएगा, मई के महीने में आप पूछिएगा जरूर, याद रखिएगा कि मई के महीने में हो क्या रहा है। एक और वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कहाँ से आ गया। अच्छा। चले मैं इशारा दे दूं, एक और वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कहाँ से आ गया। कहाँ से आ गया? जो वजारत नहीं लेते फिर अचानक वज़ीर आज़म पे किस तरह आ रहे हैं। इशारा मेरा समझ ले, इंतजार तो करने। 2-3 सालों वाला ही फार्मूला है, ये वही फार्मूला है? नो, क्यों 2 सालों वाला? मैंने ख्वाब देखा हुआ कि मैंने हर हाल में वज़ीर आज़म बनना है। उसके लिए मैंने कहा पहले मैं एक ऊपर किसी को बिठा लूँ, उसके बाद
3-4 माह इन्हें देखूंगे कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मैं कहूँ शोर मचाऊँ, शोर डालूँ और सारा कुछ करूँ। फिर मैं चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह अनफोल्ड होता है। ज़ाहिर शाह में ज्वाइन कर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। सर वेलकम टू द शो। अली नवीन गंडापुर साहब ने आज हल्फ उठाया है, अब वो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। ये बताइएगा कि इस दफ़ा की हुकूमत पिछली हुकूमत से कितनी मुख्तलिफ होगी या कितनी बेहतर होगी? हमारी अभी जो गवर्नमेंट बनी है, देखिए ये तो इमरान खान साहब ने जो हमारे बुनियादी 5 प्रोग्राम हैं, हेल्थ, एजुकेशन, करप्शन फ्री सोसाइटी, इंसाफ के लिए मुल्क के अंदर इंसाफ लाना और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंसानी वसाइल की तरक्की, बेसिकली इन 5 चीजों को जिस पे काम 2013 में शुरू किया गया था और अभी गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर जो उसको फिर खत्म किया गया हमारे प्रोग्राम्स को, तो उसको आगे लेकर जाना है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन 5 चीजों के ऊपर हमारा जो फोकस है या जो सारा काम जो है मुल्क के अंदर करना है, तो तब्दीली जो लानी है वो इन 5 चीजों में ला के ही मुल्क के अंदर तब्दीली लाई जा सकती है। तो सारा आज जो भी वज़ीर आला साहब ने जो कुछ भी फरमाया, आज उन्होंने जो पॉलिसी बयान दिया, वो इसकी बुनियाद पे था। अच्छा ज़ाहिर शाह साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने पहली दफ़ा देखा कि एक वज़ीर आला जो है वो हलफ ले रहा पहले दिन ही कि तमाम अरकान असम्बली से कि हलफ दें कि कुरान पाक में हलफ दें कि कोई करप्शन नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे तो बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बहुत से जराइम ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सी करप्शन ख़त्म हो जाएगी। तो क्या कुछ लोग बागी नहीं हो जाएंगे? नहीं जी, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए ये जो अभी हल्फ है ना, ये हल्फ हमें पार्टी के लोगों को उस वक्त भी इस हलफनामे पे दस्तखत करने पड़े थे जबकि हमें बताया गया था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान साहब के साथ ये हम वफादार रहेंगे। तो उसमें भी इसी तरीके के अल्फाज थे जो आज उन्होंने अदा किए। ये इससे पहले जो इलेक्शन हो रहा था उसमें भी हमसे तमाम जो उम्मीदवार हैं उनसे इस तरह के हलफनामे जमा करवाए गए। अच्छा ज़ाहिर साहब, ये बताइएगा कि आपके मुखालिफिन हैं, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के जो नाक़दीन है, वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का वो थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन क्या हम आने वाले दिनों में अली अमीन साहब को मुफाहमत की सियासत करते देखेंगे? देखिए जी, अभी तक जितना भी अली अमीन साहब को हमने कुछ दिन हुए हैं, इससे पहले भी उन्होंने काम किया है, वो एग्रेसिव जरूर है लेकिन जरूरत के तहत वो एग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर मामला फहमी भी बहुत ज्यादा है। वो चीजों को बहुत बेहतर अंदाज में और बहुत डीप डाउन उनको वो समझते भी हैं और देखते भी हैं और फैसले करने में भी वो इसी हिकमत अमली पर काम करते हैं। अच्छा, आप उनकी चूँकि करीब तरीन भी है और आपने बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन भी जीता और आप इस हुकूमत का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं, तो क्या आपको नज़र आता है सबसे बड़ा तो KPK का मसला जो है वो है दहशत गर्दी, इस पर किस तरह काबू पाएंगे? देखिए, आज जो हमने पॉलिसी बयान चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया है तो वो उनका बयान इसी की बेस तक सबसे अहम मसला जो है हमारा दहशतगर्दी का है। जब तक हम दहशतगर्दी पर काबू नहीं पाएंगे तो उस वक्त तक कोई चीज भी हम नहीं, तो इसके लिए इदारों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो कारोबारी लोग हैं, चाहे वो इदारों के लोग हैं, इन सबको मिलकर सूबे की तरक्की के लिए और सूबे को आगे ले जाने के लिए अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल करना होगा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। तो उसके लिए हमारे यही जो पहले से देखो, एक तो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, तो जब तक कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अमन कायम नहीं होगा तो हमें ये खदशात जो है वो हमें आते रहेंगे और ये मामलात भी उसी तरह चलते रहेंगे। हमें सबसे पहले अफगान सिचुएशन जो है उसको देखना होगा और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको हमें जिस तरह पहले भी उस पे बॉर्डर्स लगाए गए हैं उसको सील किया गया है। इसके अलावा अब भी जो उनके अफगानिस्तान से इस पार जो लोग आते हैं और दहशतगर्दी में मुलविस होते हैं या पाकिस्तान के अंदर उनके जितने भी मुख्तलिफ जगहों पे
उनके पनाहगाह हैं, तो उस सिलसिले में हुकूमत को इक़दाम करने होंगे, लेकिन इदारे और हुकूमत मिलकर ही ये काम कर सकेंगे। ज़ाहिर साहब, काबीना के हवाले से कुछ डिसाइड हुआ है, कौन कौन शामिल होगा काबीना में? और दूसरी बात है कि अब आपका तीसरी बार ये हुकूमत का मौका है, हम पॉलिसीज़ में तसलसल देखेंगे या कोई पॉलिसी चेंजेस भी आप लेकर आने वाले हैं सिग्निफिकेंट? एक्सक्यूज मी, अगर आप जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि काबीना के हवाले से एक तो कोई फैसला हो पाया कि कौन कौन होगा शामिल काबीना में, और दूसरी बात ये कि तीसरी दफ़ा आपको मौका मिल रहा है अब केपी में हुकूमत करने का, तो हम पॉलिसीज़ का तसलसल देखेंगे या फिर कोई पॉलिसी आप चेंज भी लेकर आ रहे हैं कोई सिग्निफिकेंट किस्म का, जिससे कोई बेहतरी आ सके या कुछ चीज़ें मामला डिफरेंट हो सके? अच्छा, देखिए, एक तो मैं चूँकि इस टाइम बहुत कम होता है आप लोगों के पास भी, इसको जो पॉलिसी होती है किसी भी गवर्नमेंट की, अब हमारी पॉलिसी ये है कि हम बुनियादी चीजों पे रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और इसके मुकाबले पहले ये होता था कि लोग सारा डेवलपमेंट सेक्टर में कि रोड बन गया और ये नालियां और इसकी सियासत होती थी, जबकि इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं, जो कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म करके उनको उनकी बेहतरी के लिए काम किया है, जिस तरह हेल्थ है, एजुकेशन है, इदारों के अंदर करप्शन है, उनको साफ, तो उसी को आगे ले जाया जाएगा। इंसाफ के लिए जिस तरह हमने पुलिस सिस्टम को उसमें काफी रिफॉर्म्स किए हैं, पटवार सिस्टम में बहुत सारे चीजों के अंदर हमने काफी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए, तो ये बुनियादी तौर पर उसी पे काम जारी रहेगा, क्योंकि अगर हम उस चीज को कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे तो तब जाके ही, जब ये इदारों की रिफॉर्म्स होगी तो उस वक्त ही हम आगे तरक्की कर सकेंगे। ठीक है, मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ज़ाहिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बड़ी अहम स्टोरी हम लेकर आए राना साहब के तवस्सुत से। एक गिरोह है जो कि बेनकाब हुआ है और ये गिरोह मुख्तलिफ NGOs बनाकर कौमी इदारों के ख़िलाफ़ काम कर रहा था। पर ये भी ख़बरें आई हैं कि इस गिरोह के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हो गया है। क्या मामला है, जान लेते हैं। राना अज़ीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, क्या स्टोरी है ये? अच्छा, ये इसमें नमीन बड़ा हो रहा था। एक तो ना पाकिस्तान के अंदर NGOs एक दूसरे तीसरे तीसरे दिन बन जाती थी। अच्छा, एक दो स्कूल बना लिए, एक दो ऐसी चीज़ें बना ली, उसके बाद वो NGOs बनाने के बाद फ्रॉड किया, कभी पैसे इकट्ठे किए, फिर उन NGOs ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ पैदा की। अच्छा, ये सारा कुछ चलना शुरू हो गया। ठीक है। अब इस पे एक तो उन तमाम NGOs के खिलाफ बड़े पैमाने पे ऑपरेशन होने लगा है, जिन NGOs ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत पैदा की है, लोगों की ट्रेनिंग करते हैं, लोगों की ज़हन कशी करते हैं। और दूसरा होने ये लगा है कि वो लोग जो NGOs बनाकर बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी हैं उनसे पैसे मंगवाते हैं और फिर उन पैसों को बजाय मुस्तहकीन तक पहुंचाने के उन पैसों को जाती इस्तेमाल में लाते हैं या किसी और जगह इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या हुआ, इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, इससे मुस्तहकीन जो है वो बिल्कुल दूर भागते जा रहे हैं। अब ये सिलसिला जो है ये बड़ी तेजी से शुरू हो चुका है। अब मेरे पास जो स्टोरी है वो ये है कि जहाँ पे बाकी हुआ है ये स्टोरी जो है, इस पर आज का पाकिस्तान का एक इंतहाई हमसाया दोस्त मुल्क जो है वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। उसका सफारतखाना सबसे जो हमारे करीब तरीन मुल्क है। अच्छा, वो जो हमारे दोस्त हैं हर बुरे वक्त में हमारे साथ आते हैं, तो वो इस पे बड़ा इंटरेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि सऊदी अरब से एक पाकिस्तान के सऊदी अरब से में रहने वाले एक पाकिस्तानी शहरी हैं जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करते थे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ साथ गरीब लोगों की मदद करते थे। हुआ ये कि एक शख्स जो है उसने कहा जी मैंने एक स्कूल बनाया हुआ, उसमें इतने 1000 बच्चे पढ़ते हैं और उनको इफ्तारी करानी है। साहब तुमने उससे नाम ले लिया सहाफ़ियों का भी। अच्छा, कि सहाफ़ियों को भी पैसे देने हैं। ये भी बड़े मजे और पैसे ले लिए, चेक उसी को उनके नाम उसी स्कूल के नाम जारी होता है। कोई 45 लाख रुपए का चेक, 45 लाख रुपए इफ्तारी के। पता चलता है जी कि वो इफ्तारी जो है वो तो पता नहीं करवाई कि नहीं करवाई, लेकिन गाड़ियां शायद निकलवाई। उस पर उन्होंने उस शख्स ने जो है उसका नाम है नवीज शरीफ, उसने एप्लीकेशन दी। हमारे साथ ही मौजूद हैं। हाँ, नवीज शरीफ साहब से बल्कि इसकी डिटेल पूछ लेते हैं सारी। प्रोसीड करें जी। नवीज साहब, आप बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में और आपके लिए बड़ा मुतहरक हैं, अदारे भी हो गए हैं, मुतहरक हो गया है कि ऐसे गैंग्स को पकड़ा जाए, तो ये क्या वाक़या है?
राना साहब, इस बंदे ने मुझे कहा कि मैंने एक NGO बनाई हुई है और गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूँ, उनसे कोई फीस नहीं लेता। और दूसरा इसने मुझे कहा कि मैंने अफ्तारी करवानी है। तो मैंने इस शख्स को 45 लाख इसके स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। लिहाजा चंद अरसे के बाद मुझे पता चलता है कि इस शख्स ने 300 लोगों को अफ्तारी करवाई है और जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उस सारों से फीसें लेता है। तो लिहाजा फिर मैंने उसकी इंक्वायरी की, उसकी पूरी रिपोर्ट निकाली, स्टेटमेंट निकाली, तो पता चला कि उसने उस पैसों से गाड़ी खरीदी है, होंडा सिटी। ठीक है। अच्छा। तो लिहाजा इस चीज़ को आप लोग पाकिस्तान में हैं, हम लोग तो ओवरसीज हैं, हम लोग तो एक हेल्प करते हैं, तो इससे इदारों को एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस शख्स का मुझे जब मैं इस बात पे गया तो मुझे पता चला कि इस शख्स ने अपनी बेटी की शादी कराई, तो उस शादी पे भी जो है और बेटी की उम्र इसने गलत लिखी है, जो कि मैंने नादरा से पूरी रिपोर्ट ली है। तो उस टाइम उसकी बेटी की उम्र 13 साल थी और निकाह नामे पे इसने 16 साल लिखी है। तो ये बंदा गलत है पूरा और फ्रॉड है और ये पूरा गैंग है इसके साथ, और ये लोगों को इसी तरह लूटते हैं। अच्छा नवीद साहब, आपने आपकी तरफ से, चूँकि आपने सफारत खाने में भी कहा, बाकी जगह पे भी कहा, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदारों को भी आपने एप्लीकेशन दी, तो आपने इतना मवाद इकट्ठा किया, वो मेरी जो हमें हमारे ज़राए से मिला, तो ये मवाद जो है इस पे कोई आपको अदारों की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि एक्शन शुरू हो गया? मेरी इतला तो है कि एक्शन शुरू हो रहा है, तो आपके पास क्या इतला है? सर मुझे इल्म है कि एक्शन शुरू हुआ है, लेकिन पैसों के ऊपर हमारी जो अदालतें हैं वो बेल कर देती हैं और उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो इसके लिए मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस तरह के गैंग को इंसाफ करके उसको किरदार सजा दी जाए, क्योंकि अदालतों से उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो अभी तक जो पुलिस के मुताबिक मेरे पास रिपोर्ट आई है शेखपुर थाने से कि जी वो भागा हुआ है, वो घर पे नहीं है। अच्छा चलें, क्योंकि आपके तरफ से तो बड़ा इस पे बड़े बड़े ऊपर से इस पे एक्शन हो रहा है, तो हमने कहा इसको बेनकाब करना चाहिए। अच्छा। और ऐसा कोई भी शख्स हो। नवीन आप जी नवीद साहब, मैं जरा बैकड्रॉप के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि किसी भी NGO को पैसे देने से पहले क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार होता है कि वेरिफिकेशन की जा सके कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं, या कोई फ्रॉड तो नहीं? क्या ऐसे प्रोसीजर्स टेक्निकली मौजूद हैं? लेकिन मेरी बहन, आप तो मैं क्या बताऊं कि हम लोग तो ओवरसीज हैं, हम लोग जो हमारे से दरख्वास्त करता है हम उसकी हेल्प करते हैं। ऐसे ओवरसीज हमारे पास ये तो नहीं है कि ये NGO गलत काम करिए। जब आप किसी के साथ चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने गलत काम किया। लिहाजा मुझे जहाँ से पता चला, मीडिया के थ्रू पता चला। इसने मुझे कहा कि जी मीडिया वालों को भी मैंने गिफ्ट दिए हैं, और एक इसने अपना मीडिया का ऑफिस भी बनाया हुआ अपने घर के बाहर, जो कि पता चला कि वो जैली है। ठीक। और एक इसने लोकल अखबार बनाई है जिससे ये लोगों को ब्लैकमेल करता है। और आज मुझे जो लेटेस्ट खबर जुमे के बाद पता चली है तो उस इलाके की पुलिस को भी ये ब्लैकमेल करता है। पुलिस इसके साथ इन्वॉल्व है इस काम में। चलें नवीद साहब, हमारा काम है बेनकाब करना, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के इदारे इस पर ज़रूर एक्शन करेंगे। नवीद शहीद साहब, समाजी रहनुमा ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे साथ आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में और ओवरसीज़ को लूटा जा रहा है फ्रॉड के जरिए? यही चीज़ है, हमारा मुल्क कहता है कि ओवरसीज़ पैसे भेजे। अब ओवरसीज़ अगर पैसे भेजता है और ओवरसीज़ अगर पाकिस्तान के अंदर लोगों की मदद करता है और वहाँ से पता चलता है कि वो गलत हुआ है, मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये जो शख्स है मोहम्मद इकबाल गालबन इसका नाम है, कि इससे भी रब्ता करूँ, इससे भी बात करूँ, इससे भी पूछूँ, क्योंकि आप ये देखें ना, ये चेक, ये हर चीज़ एक चीज़ जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ लगी हुई है। अच्छा। तो जब चेक लगे हुए हैं, चेक एक गया है, फिर मजे वाली बात है इसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन इफ्तारी कराई है उस दिन तो पैसे निकाले हैं कुछ 4 से 5-6 लाख रुपए। अच्छा। और 45 लाख लिया, बाकी उसके बाद जब पैसे निकाले उसके एक गाड़ी ली है। ये सारी चीजें जब सामने आती हैं तो फिर ये बदनामी पाकिस्तान की होती है। लेकिन पाकिस्तान के इदारे, मुझे यकीन है कि इस पर जरूर एक्शन लेंगे और ऐसे किसी भी शख्स को, कोई भी शख्स हो, किसी जगह भी हो जो पाकिस्तान के खिलाफ हो या पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूटता हो, उसे माफ नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अजीम। डिस्कशन नाज़रीन आपने सुनी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।